हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था विभिन्न प्रकार के अंडों में कोरक भवन की क्रिया। आज की क्लास में हम ये टॉपिक हमारा आज ओवर हो जाएगा और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि विभिन्न जो प्राणी समूह होते हैं बेटा, जो अलग अलग जो प्राणी हैं उनमें जो अंडे होते हैं, उन अंडों के बेसिस पे उनमें ब्लास्टुलेशन का प्रोसेस आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने ये पढ़ा था कि बेसिक जो 3 प्रकार के अंडे होते हैं उनमें कोरक भवन कैसे होता है। आज हम ये पढ़ेंगे कि विभिन्न प्राणी समूहों में उपस्थित अंडों में कोरक भवन की क्रिया। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। विभिन्न प्राणी समूहों में कोरक भवन की क्रिया। ठीक है, चलिए अब यदि हम बात करें विभिन्न प्राणियों की, विभिन्न जो अलग अलग जो प्राणी होते हैं उनमें किस प्रकार के जो होते हैं कोरक भवन होते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे बेटा 6 प्रकार के पढ़ेंगे आप। कितने पढ़ेंगे? 6 प्रकार के पढ़ेंगे। फटाफट से देख लेते हैं। पहला है प्रगुह्य कोरक। क्या है? पहला है प्रगुह्य कोरक। देखिए बेटा, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि दोनों ही टर्म्स आप याद रखें, इंग्लिश और हिंदी। ऐसा नहीं है कि पूरा ही आपको हिंदी में ही करना है या पूरा ही आपको इंग्लिश में करना है। कोशिश करिए कि दोनों में ही आपका हो जाए, तो वो क्या होगी, वो चीज आपके लिए इजी गोइंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो इंग्लिश में ज्यादा ईजी होती हैं। सीलोब्लास्टुला। ठीक है, सेकेंड अगर हम देखें तो उभय कोरक। उभय कोरक, इंग्लिश में इसको कह देंगे एम्फीब्लास्टुला। क्या कह देंगे? एम्फीब्लास्टुला। ठीक है, थर्ड यदि हम देखें तो बिंब कोरक। शायद मैं ये इमेजिन कर सकती हूँ कि शायद नाम से आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि ये सब टर्म्स हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बिंब कोरक, डिस्कोइडल या डिस्क ब्लास्टुला। ठीक है, डिस्कोइडल या डिस्क भी कह सकते हैं आपको, आप इसको एक ही बात है। नेक्स्ट है आपका बेटा पोष कोरक। पोष कोरक, इसको कहते हैं इंग्लिश में ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट है आपका परिकोरक। परिकोरक, इसको बोलते हैं पेरीब्लास्टुला। ठीक है, और लास्ट है हमारा स्टीरियोब्लास्टुला। इसके इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही सेम नाम है, कॉमन है। ठीक है, तो ये वो 6 प्रकार के आपके कोरक हैं, 6 प्रकार के आपके ब्लास्टुला हैं जो अलग अलग प्राणियों में उपस्थित होते हैं। इनमें से कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो शायद मैं ये होप करती हूं कि आप वो नाम से ही समझ गए होंगे, और अगर नहीं भी समझे होंगे तो आज के हमारे टॉपिक में हम ये 6 के 6 ब्लास्टुला का डिस्कशन कर लेंगे, और इसी के साथ हमारा जो ब्लास्टुलेशन का जो प्रोसेस है, जो टॉपिक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वी विल स्टार्ट विद प्रगुह्य कोरक अर्थात सीलोब्लास्टुला। पहले 3 की स्टडी कर लेते हैं, फिर 3 की स्टडी कर लेंगे। वही आपको देखिए बेटा, प्रोसीजर वही है पढ़ने का कि अंडों के बारे में जब भी आप पढ़ रहे हैं तो डायग्राम देखेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे और डायग्राम को इलेबोरेट एक दूसरे से हम उसको कंपेयर करके पढ़ेंगे कि इसमें ऐसा था तो इसमें ऐसा है और इसमें ऐसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रगुह्य, उभय तथा बिंब कोरक। अब यदि हम बात करें, जो हमने 6 प्रकार देखे उसमें जो सबसे पहले 2 प्रकार थे वो है आपका
पहला है बेटा आपका प्रगुह्यीय प्रकार और दूसरा है आपका उभय कोरक। तो पहले हम प्रगुह्यीय को देख लेते हैं। प्रगुह्यीय सिंपल सा है, एकदम बेसिक सा है कि इसमें क्या होता है कि साइड में यानी कि परिधि की तरफ ब्लास्टोडर्म का निर्माण हो जाता है। ब्लास्टोडर्म ये कोरक चर्म है, आपकी कोरक खंडों से बनी हुई कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाता है, कोरक चर्म। तो ये परिधि की तरफ तो ब्लास्टोडर्म का निर्माण हो गया, ये दिख रही है आपको, ब्लास्टोडर्मल सेल्स है ये, और बीच में ये जो आपकी कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनी है, जो आपकी ये गुहा बनी है, इस गुहा का नाम क्या है, ब्लास्टोसील। क्या नाम है इसका, ब्लास्टोसील। चलिए अब अगर हम बात करिए कि ये प्रगुह्यीय जो कोरक है ये किन प्राणियों में मिलता है, तो इसका एग्जाम्पल है बेटा इकाइनोडर्म्स, जितने भी आपके इकाइनोडर्म्स होते हैं उनमें, और एम्फिऑक्सिस में। यानी कि एम्फिऑक्सिस और इकाइनोडर्म्स के जो एग्स होते हैं उनमें जो ब्लास्टुलेशन होता है वो प्रगुह्यीय प्रकार का होता है, यानी कि सीलोब्लास्टुला टाइप का होता है। ठीक है, सेकेंड हम बात कर ले उभय कोरक। तो उभय कोरक के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी बेटा, जब भी ये शब्द आप पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर, जूलॉजी के अंदर, कि उभय, उभय का मतलब होता है एम्फी। एम्फी का अर्थ है कि दोनों क्षेत्र में, यानी कि किसी दो हैबिटाट में रह सकता है ना। अगर हम हैबिटाट की बात करें, जैसे ही नाम आता है आपके एम्फीबियंस का, तो एम्फीबियंस से आप क्या समझते हैं कि आपके दिमाग में क्लिक हो जाता है कि मेंढक। तो मेंढक कैसा प्राणी है, मेंढक ऐसा एनिमल है जो कि वाटर में भी रह सकता है और टेरिटरी पे भी, अर्थात जल में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको कह देते हैं एम्फीबियंस, हिंदी में कहते हैं उभयचर। तो जब भी आपके ये टर्म आए उभय या उभय, का मतलब है कि यहाँ पे दो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे या दो कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। हम यहाँ पढ़ रहे हैं ब्लास्टुलेशन। अब ब्लास्टुलेशन के रेफरेंस में अगर उभय कोरक आ रहा है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, कि यदि ब्लास्टुलेशन टर्म प्रोसेस के अंदर यदि उभय कोरक, उभय शब्द आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ जो ब्लास्टोडर्मल सेल्स हैं, यहाँ जो कोरक चर्म की कोशिकाएं हैं, वे दो प्रकार की होंगी। कैसी होंगी, दो प्रकार की होंगी। लास्ट भी हमने डिस्कस किया था मध्यम पीत के अंडों में, और सेम वही चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो वहां पे तो मध्यम पीत की था, इसलिए मैंने आपको उभय का जो है उभय टर्म का जो मीन है वो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन क्योंकि यहाँ क्लियरली विजिबल दिख रहा है आपको उभय कोरक, तो उभय का मतलब होता है जब भी किसी दो चीज की बात हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेटा जो आपकी ब्लास्टोडर्म्स होती हैं वो दो तरह की कोशिकाएं बनाती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि सारी बनने वाली कोशिकाएं समान है, जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि कोशिकाओं का अरेंजमेंट प्लस उनका शेप और साइज एक दूसरे से अलग है। ये आकार में बड़ी है, जिनको नाम दे दिया मेगामियर्स। क्या नाम दे दिया बेटा जिनको, मेगामियर्स। मेगा का मतलब बड़ी और मियर्स मतलब सेल्स। ठीक है, तो इन कोशिकाओं को क्या नाम दे दिया, मेगामियर्स। ठीक है, और वही जो छोटी कोशिकाएं हैं जो आकार में आपको छोटी दिख रही हैं, उनका नाम दे दिया माइक्रोमियर्स। क्या नाम दे दिया, माइक्रोमियर्स। माइक्रो का मतलब छोटा, मेगा का मतलब बड़ा। यानी कि ब्लास्टुलेशन के दौरान यहाँ पे दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। जो कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं उनका नाम है मेगामियर्स, और जो आकार में छोटी होती है उनका नाम है माइक्रोमियर्स। चलिए, अब ये बात हो गई आपके एम्फीब्लास्टुला की। अब ये जो एम्फीब्लास्टुला होता है बेटा, ये भी दो तरीके की पॉसिबिलिटी होती है इसकी। एक पॉसिबिलिटी तो आपको यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ जो है किसी भी तरह की ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई भी कोरक गुहा जो है वो नहीं बन पा रही है। जबकि नेक्स्ट जो आप, अच्छा ये जो आपका अंडे का जो एग्जाम्पल है ये है बेटा आपके साइकन का एग। किसका एग है, ये आपके साइकन का एग है। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोरक गुहा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी ही नहीं दिख रही है। मेगामियर्स और माइक्रोमियर्स एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड है। जो छोटी कोशिकाएं हैं उनको नाम दे दिया माइक्रोमियर्स, और जो बड़ी कोशिकाएं हैं उनको नाम दे दिया मेगामियर्स। ठीक है, यदि हम बात करें फ्रॉग के एग की, ये जो सेकेंड डायग्राम मैंने बनाया है ये है बेटा आपके फ्रॉग के एग का। ठीक है, अब यदि हम बात करें फ्रॉग के एग की, तो फ्रॉग के एग में भी मेगामियर्स और माइक्रोमियर्स का जो है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मेगामियर्स और माइक्रोमियर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यदि हम बात करें वेरिएशन की, तो वेरिएशन ये है बेटा कि यहाँ पे ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो माइक्रोमियर्स हैं वो ऊपर की तरफ होती है, जो मेगामियर्स होती है नीचे की तरफ होती हैं। और माइक्रोमियर्स और मेगामियर्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि बीच में ब्लास्टोसील के फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी होती है। एज अ रिजल्ट ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होता है, और ये अंडे का एग्जाम्पल है आपके
फ्रॉग के एग का। ठीक है, दोनों ही जो आपके ब्लास्टुला हैं वो हैं आपके एम्फीब्लास्टुला, लेकिन जो डिफरेंस आपने देखा वो ये देखा कि साइकन के एग में ब्लास्टोसील नहीं बन रही थी और फ्रॉग के एग में ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा अंतर आपने ये देखा, आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में, कि यहाँ जो माइक्रोमियर्स थे वो ऊपर की तरफ थे और मेगामियर्स नीचे की तरफ है, लेकिन यहाँ जस्ट ऑपोजिट कंडीशन है कि जो मेगामियर्स हैं वो तो ऊपर की तरफ है और जो माइक्रोमियर्स है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है और दोनों ही अंडे मेंशन करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा बिंब कोरक, बिंब कोरक और पोष कोरक की। ठीक है, जो थर्ड है हमारा वो है बिंब कोरक और फोर्थ है पोष कोरक। तो ये बिंब कोरक नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कोरक या कोरक भवन की वह क्रिया जिसमें बिंब का निर्माण, तो ये देखिए बिंब की तरह ये डिस्क लाइक दिख रहा है आपको, वही बहुपीत के अंडे में जो हमने पढ़ा था बेटा, वहां जो बनने वाला कोरक था वो आपका डिस्क ब्लास्टुला ही था। क्या था वो? डिस्क ब्लास्टुला ही था। इसमें दो तरीके से आप इसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल आप इसका याद रखेंगे चिक, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जो बहुपीत के अंडे होते हैं उसका अर्थ है कि जिनमें पीतक की मात्रा बहुत अधिक है या सर्वाधिक है, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है चिक का जो है एग। ठीक है, तो चिक के एग में कुछ इस तरीके से होती है कि पहले ऊपर की तरफ एक सब जर्मिनल कैविटी बन जाती है। क्या बन जाती है? सब जर्मिनल कैविटी नाम दिया है इस विशेष गुहा का। और ये जो है आपकी, ये है ब्लास्टोडर्म यानी कि कोरक चर्म, और फर्दर यही जाके आपके एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट का निर्माण करती है। ये जो दिख रहा है आपको, मैंने आपको बताया था कि ऊपर एपी का मतलब होता है बाहर की तरफ, तो ये जो बाहर की तरफ कोशिकाएं वृद्धि करती हुई दिख रही है इनका नाम है एपीब्लास्ट, और नीचे की तरफ जो आपको दिख रही है ये है इसका हाइपोब्लास्ट, बीच में जो है ये आपकी ब्लास्टोसील। ठीक है, तो ये बात हो गई बिंब कोरक की, यानी कि कोरक भवन की वह क्रिया जिसमें जो है बिंब का निर्माण हो जाता है। ठीक है, डिस्क के रूप में जो है ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है, उसे ही कहते हैं बिंब कोरक। नेक्स्ट यदि हम बात कर लें तो नेक्स्ट है हमारा पोष कोरक। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि वो कोरक जो कि पोषण प्रदान करने का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? पोषण प्रदान करने का या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य ये कर रहा है। ठीक है, यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये मिलता है बेटा स्तनधारी प्राणियों में, सभी स्तनधारी प्राणियों में किस प्रकार का कोरक मिलता है? पोष कोरक मिलता है। अगर इनिशियल की बात करें हम इसकी बेटा, तो इनिशियल स्टेज में ये एक मोरुला लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? सॉलिड बॉल लाइक फॉर्म होती है, और मैंने आपको बताया है मेरी क्लास में कि सॉलिड बॉल लाइक जो फॉर्मेशन होता है उसको नाम देते हैं मोरुला। ठीक है, तो ये इनिशियल स्टेज में मोरुला लाइक होती है। उसके बाद में ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं। जो सेल्स होती हैं, जो ऊपर की तरफ परिधि की तरफ जो सेल्स होती हैं, उनका नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोडर्म। एक ही बात है, ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोडर्म। डर्म इसलिए कहते हैं बेटा हमने क्योंकि एक लेयर टाइप बना लेती है। ठीक है, और ट्रोफोब्लास्ट एक ही बात है, ट्रोफोब्लास्ट कह लीजिए या ट्रोफोडर्म कह लीजिए, और बीच में जो है ये इसका ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार के जो कोरक होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? उनका निर्माण होता है मैमल्स के अंदर, अर्थात स्तनधारी प्राणियों के अंदर। ठीक है, अब बाकी बच गए हमारे दो, तो फटाफट से हम उन्हें भी देख लेते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट हम दो देखते हैं। तो नेक्स्ट यदि हम बात करें, जो हमारे लास्ट जो दो कोरक रह गए हैं, जो दो ब्लास्टुला के प्रकार रह गए हैं, वो है हमारा पहला है परिकोरक या सतही कोरक। ठीक है, क्या नाम है इसका? परिकोरक या सतही कोरक। इंग्लिश में कह देते हैं बेटा पेरीब्लास्टुला या सुपरफिशियल ब्लास्टुला। ठीक है, तो देख लीजिए पेरीब्लास्टुला और सुपरफिशियल ब्लास्टुला क्या है, देखते हैं। देखिए बेटा, ये आपको कुछ अलग दिख रहा होगा, तो इसमें क्या होता है, ये ब्लास्टोडर्म की एक जो लेयर है ये आपको दिख रही है। ये जो कोरक खंडों की जो व्यवस्था है ये एक लेयर के रूप में होती है, दिखा दिया आपको, विच इज नोन एज ब्लास्टोडर्म। ठीक है, इन कोशिकाओं में विभाजन होता है। अगर ये हम मध्य भाग की बात करें तो ये मध्य भाग जो मैंने इसका बनाया है ये है इसका योग। क्या है इसका? योग। तो इस प्रकार के जो अंडे होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोरक गुहा का निर्माण नहीं होता। क्या होता है? ब्लास्टोसील यहाँ पे कंप्लीटली एब्सेंट होती है। क्या होती है? कंप्लीटली एब्सेंट होती है। ठीक है, अनुपस्थित होती है, नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो अंडे होते हैं वो मतलब इस प्रकार का जो ब्लास्टुला होता है किस प्रकार के अंडों में बनता है? ये बनता है आपके सभी कीटों में। ठीक है, जितने भी आपके कीट हैं उनमें जो कोरक भवन की जो क्रिया होती है, अर्थात जो ब्लास्टुलेशन का प्रोसेस होता है, वो होता है पेरीब्लास्टुला या फिर सुपरफिशियल ब्लास्टुला टाइप का। ठीक है,
यानी कि ये जो आपको लेयर दिख रही है, ये ब्लास्टोडर्म की जो लेयर है, यही कोरक खंड आगे जाके जो भी शरीर के भाग है उनका निर्माण करते हैं। और बीच में जो आपकी ये पार्ट आपको दिख रहा है विच इज योग, ये क्या है, इसका योग है, इसका पीतक है। ब्लास्टोसील यहाँ पे किसी भी प्रकार की नहीं होती है। लास्ट देख ले यदि हम, तो लास्ट जो हमारा ब्लास्टुला का प्रकार है विच इज स्टीरियोब्लास्टुला। ठीक है, स्टीरियो बोला बेटा इसको, ये जो इस तरीके की शेप होती है इसको बोलते हैं स्टीरियो शेप। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सेम है। तो इस प्रकार का जो ब्लास्टुला होता है, इसमें विशेष ध्यान देने योग्य देने वाली बात ये है, ये आपको एक फ्लावर की तरह दिख रहा है। ये जो अरेंजमेंट है इसमें, ये जो इसके जो ब्लास्टोडर्म होते हैं बेटा, इसके जो ब्लास्टोडर्म होते हैं साइज में बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? साइज में बड़े होते हैं। और जो ब्लास्टोसील ये आपको दिख रही है बिल्कुल छोटी सी होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे कि जो इसके जो ब्लास्टोडर्म होते हैं ये साइज और शेप में, किसमें देखिए बेटा, साइज में तो ये बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? साइज में लार्ज होते हैं। ठीक है, और यदि हम बात कर ले इनके नंबर की, ठीक है, संख्या की, तो नंबर में कैसे होते हैं? ये कम होते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, कोई भी चीज यदि आकार में बड़ी है तो उसकी संख्या जो होगी वो कम होगी, और कोई भी चीज यदि आकार में छोटी है तो उसकी संख्या शरीर में ज्यादा होगी। तो इस प्रकार के ब्लास्टुला में जो ब्लास्टोडर्म होते हैं, जो कोरक चर्म होते हैं, उनका साइज तो बड़ा होता है, लेकिन साइज बड़ा होने के साथ साथ ही उनकी जो संख्या होती है वो कम होती है। इतनी कम होती है कि आप उसको चाहें तो गिन भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप चाहें तो इनको क्लियरली आप इनको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो स्टीरियोब्लास्टुला, स्टीरियो इसको हमने बोला इसकी शेप की वजह से। तो इसमें जो ब्लास्टोडर्म्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का होता है, इसीलिए उसको स्टीरियोब्लास्टुला कह देते हैं। और इसमें जो ब्लास्टोडर्म होते हैं साइज में ये बड़े होते हैं और नंबर में ये छोटे होते हैं। अब बात कर ले हम इसकी ब्लास्टोसील की, तो इसकी जो ब्लास्टोसील होती है, अब क्योंकि ये साइज में इतना बड़ा है तो ये जो ब्लास्टोसील होती है ये छोटी सी सूक्ष्म जो होती है, छोटी सी आपको देखने को मिल जाएगी। इसी को हमने क्या कह दिया? ब्लास्टोसील। ये नहीं कह सकते कि हम कि इसमें ब्लास्टोसील जो होती है वो एब्सेंट होती है, जी नहीं, उपस्थित होती है, लेकिन आकार में थोड़ी सी छोटी होती है। थोड़ी सी कह लीजिए, आप कह लीजिए कि अन्य की तुलना में बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। अब यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, किसकी? इसके एग्जाम्पल की, तो इस प्रकार का ब्लास्टुला किस में पाया जाता है? यदि हम बात कर ले इसके एग्जाम्पल की, तो इस प्रकार का ब्लास्टुला निरीस और जो आपके मॉलस्कन्स होते हैं, क्या होते हैं आपके जितने भी मॉलस्का के मेंबर्स होते हैं, आपके मॉलस्कन्स जो एनिमल्स होते हैं, मॉलस्कन्स जो प्राणी होते हैं, उनमें जो ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला का जो निर्माण होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए प्राणी समूहों में उपस्थित ब्लास्टुला के प्रकार, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था वो हमारा पूरा हो गया। एक बात आपको याद रखनी है बेटा कि क्लीवेज के साथ साथ ही पढ़ रहे हैं आप ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन का जो चैप्टर है वो आपके अलग से नहीं है, हाँ ये टॉपिक अलग से है, क्वेश्चन बनेगा तो अलग से बनेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चैप्टर जो है क्लीवेज के कंटिन्यूटी में ही चल रहा है, लगातार ही चल रहा है। ठीक है, लास्ट जो इसका टॉपिक रह गया हमारा वो है कोरक भवन के महत्व। क्या इंपॉर्टेंस है ब्लास्टुलेशन की, ब्लास्टुलेशन क्यों हो रहा है? तो यदि हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि यदि कोरक भवन नहीं होगा तो शरीर में बनने वाली सभी कोशिकाओं का निर्धारण या जो उनका जो विभाजन है वो कैसे होगा, पहली चीज। दूसरी चीज यदि हम बात करें तो कोरक भवन इसलिए जरूरी है ताकि रेगुलर जो डिवीजन है यानी कि रेगुलर जो क्लीवेज है वो कुछ समय के लिए रुक जाए या कुछ समय के लिए वो इनहिबिट हो जाए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोरक भवन की क्रिया विदलन की दर को, ठीक है, किसको? विदलन की दर को, रेट ऑफ क्लीवेज को अफेक्ट करती है। लगातार क्लीवेज ना होता रहे उसको ये अफेक्ट करती है, तो ये इसलिए भी जरूरी है। ठीक है, बाकी और यदि हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लें तो कोरक भवन की क्रिया इसलिए जरूरी है ताकि आगे जाके जो गैस्ट्रुलेशन का जो प्रोसेस है, गैस्ट्रुला भवन की जो क्रिया है वो आसानी से हो जाए। तो ये कोरक भवन के कुछ महत्व हैं। कोरक भवन क्यों जरूरी है? ताकि कोरक गुहा का निर्माण हो जाए, विदलन की दर प्रभावित हो जाए और गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाए। ठीक है, कोई भी जो प्रक्रिया हमारे शरीर में हो रही है उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है, दैट इज वाई वो होती है, अदरवाइज वो क्यों होती है। ठीक है, तो ये अगर इंपॉर्टेंस की बात हमने कर ली तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंस थी जो मैंने आपको बता दी। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था वो
फिनिश हो गया है। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर विच इज गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुला भवन। ब्लास्टुला के बाद ही गैस्ट्रुला आता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं ब्लास्टुला और मोरुला में। मोरुला मैंने आपको बता दी जिसमें ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन नहीं होता, जो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है उसी को कह देते हैं मोरुला, और जब उसमें ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हो सकता है तो उसी को कह देते हैं हम ब्लास्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला भी सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, बट वो सॉलिड नहीं है, वो होलो है, खोखली है। खोखली क्यों है? क्योंकि वहां पे कोरक गुहा का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि मोरुला में किसी भी प्रकार की कोरक गुहा का फॉर्मेशन नहीं होता। तो जो सेल्स होती हैं वो क्लोजली अटैच्ड होती हैं और वो एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको ही हम कह देते हैं मोरुला। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, नया चैप्टर विच इज गैस्ट्रुलेशन।